मैं हूं शर्मिला चौहान और मैं हूं पूजा वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले की, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति अटैच की है और उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का ये दूसरा अटैचमेंट है। ये घोटाला तब प्रकाश में आया था जब बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने एक सरकारी चेक बैंक में डाला तो पता चला कि बैंक में पैसे ही नहीं हैं। जांच के दौरान ये पता चला कि सारा सरकारी पैसा धोखाधड़ी के जरिए सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि घोटालेबाजों ने साल 2008 से 2014 के बीच 550 करोड़ रुपए सरकारी खाते से निकालकर सृजन खाते में डाल दिए थे। साथ ही इस संस्था के अकाउंट से सरकारी पैसे की बंदरबाट भी कर ली गई थी। बिल्कुल, तो सृजन घोटाला मामला एक बार फिर से सामने आया है और आपको बता दें कि सृजन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तब बड़ी कार्रवाई की है जब 4.25 करोड़ रुपए की संपत्ति, एक बार फिर से आपको बता दें कि ये मामला सामने आया है पूजा, और बिहार का जो बहुचर्चित सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को एक बार फिर से अटैच किया है। बिल्कुल, तो इस मामले में परिवर्तन निदेशालय का यह दूसरा अटैचमेंट है। यह घोटाला तब प्रकाश में आया है जब बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने एक सरकारी चेक बैंक में इसे डाला तो पता चला है कि बैंक में पैसे ही नहीं हैं और जांच के दौरान ये बातें सामने आ रही हैं और सारा सरकारी पैसा धोखाधड़ी के जरिए सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया है। बिल्कुल, सृजन घोटाला मामला कई सालों से इस घोटाले की बात कर ले तो ये घोटाला सृजन घोटाले का खुलासा हुआ था और उस घोटाले में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं पूजा। इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ था जब एक अधिकारी ने चेक डाला था बैंक पे और तब पता चला कि बैंक में तो पैसे हैं ही नहीं और उसके बाद ही यानी 2008 से 2014 के बीच 550 करोड़ रुपए सरकारी खाते से निकालकर सृजन खाते में डाले गए थे और उस बात का खुलासा हुआ था और उसमें अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 4.25 करोड़ रुपए को अटैच किया है। साथ ही इसी संस्था के अकाउंट से सरकारी पैसों की बंदरबाट भी कर ली है। तो ये सृजन घोटाला जो मामला है पूजा, वो लगातार इसके खुलासे भी होते हैं और लगातार जो अधिकारी हैं ईडी है वो जांच भी कर रही है। कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है, कई लोगों से अभी पूछताछ भी चल रही है। ऐसे में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं पूजा और बात करते हैं डॉक्टर्स डे की। तो आज डॉक्टर्स डे है यानी मरीजों के भगवान का दिवस, जो कि धरती के भगवान कहे जाते हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल पूजा, और अभी कोरोना महामारी चल रही है और कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो कि जन्म ले रही हैं और ऐसे में हमारे जो धरती के भगवान हैं उनका एक अहम योगदान है। सिर्फ कोरोना महामारी ही नहीं पूजा, लगातार जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लोगों को बचाने वाले, कहते हैं ना कि धरती के भगवान है और धरती के भगवान का एक अहम योगदान होता है लोगों की यानी हम मनुष्य के जीवन को बचाने में और जीवन के हमारे रक्षक भी कहे जाते हैं और आज उनका दिन है और हमने आपको बताया कि उनका जो दिन है वो क्यों मनाते हैं। यानी जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के जो थे, उनका जन्म दिवस है और आज उनकी पुण्यतिथि है। और उनकी याद में और जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर्स की भूमिका कितनी अहम रही ये किसी से नहीं छुपी है। किस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना हम मरीजों की, जो मरीज हैं अस्पताल में, दिन रात उन्होंने मेहनत की और कोरोना से महामारी जैसी इस महामारी से लड़ने में डॉक्टर्स ने जितनी बड़ी भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से
उन पर भी हमले हुए हैं। इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज पीएम मोदी जो है डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने हमारी रक्षा की है, पीएम मोदी भी जरूर उन्हें धन्यवाद करेंगे। और कई सारी बातें पीएम मोदी इस संबोधन में करने वाले हैं, जिसपे नजरें लगातार टिकी हुई है। शर्मिला, बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टरों को सम्मान करते हैं, लगातार उनको लेकर भी वो बोलते हैं। और डॉक्टरों के लिए भी, जो हमारे चिकित्सक हैं, आज उनका दिन है, तो आज उनके लिए भी कई खास संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आज वो देश के तमाम उन डॉक्टरों को संबोधित करेंगे जो हमारे मरीजों की, या जो कह सकते हैं कि देश के जनता की जान बचा रहे हैं, अपने दिन रात लगे हुए हैं, हमारे कोरोना वॉरियर हैं। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टरों का जो अहम योगदान है उसे बखान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने दिन रात दे दी है मरीजों की सेवा में, इस महामारी में अगर जान बच रही है लोगों की, अगर कहीं भी कोई हमें दिख रहा है तो वो डॉक्टर है, और डॉक्टरों का आज दिन है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि डॉक्टरों को सम्मान करने का। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ संबोधित करेंगे? इससे पहले भी पीएम मोदी ने कई ऐसे संबोधन किए हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को लेकर धन्यवाद किया है, कई अहम बातें बोली हैं, जिस तरीके से उन पर हमले हो रहे हैं उसको भी लेकर के उन्होंने कहा है। और आज भी डॉक्टर्स डे पर वो डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं, तो इसमें भी वो धन्यवाद करेंगे। और कई अहम बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कहने वाले हैं। बिल्कुल, तो पूजा चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है वैक्सीनेशन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन के मसले पर मंत्री परिषद के साथ बैठक की, यानी मंत्री परिषद की एक अहम बैठक थी जो कि बुधवार को थी। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीनेशन पर बैठक में प्रेजेंटेशन दिया गया। पीएम ने मंत्रियों से कहा कि वैक्सीनेशन के काम में लगिए और लाइन में खड़े होकर देखिए कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर बड़ा कार्यक्रम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के दौरान कहा है कि ऐसा माहौल बनाया जाने की जरूरत है जिससे लोगों के बीच तीसरी लहर का भय खत्म हो। साथ ही कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर जोर देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट हम शुरू करें उसे एक तार्किक अंत तक ले जाना बेहद जरूरी है। और बैठक में देश में कोविड की स्थिति, संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे वैक्सीनेशन के काम में लगे, यानी वैक्सीनेशन को लेकर जो मंत्री परिषद की बैठक थी पूजा, उस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर काफी चर्चा हुई। और हम बात करें वैक्सीनेशन की तो देश में अब 32 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन लग चुका है और अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लक्ष्य है कि 94 से 95 करोड़ जो देशवासी हैं उन्हें वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनका भी यही राय है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और ऐसे में एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। मंत्री परिषद की जो बैठक हुई वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर भी चर्चा हुई पूजा। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से टीकाकरण अभियान जो है वो अलग अलग राज्यों के लिए शुरू किया गया है ताकि टीकाकरण अभियान में तेजी लाया जा सके। और जिस तरीके से संभावित तौर पर तीसरी लहर आने वाली है तो इस खतरे से निपटने के लिए देशवासी पूरी तरीके से तैयार रहे। इसी को लेकर टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की बात लगातार सामने आ रही है। और अब इस बैठक में भी पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कह दिया है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सजग दिखते हैं और मंत्री परिषद की बैठक में भी खास बातचीत हुई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, जिस तरह से मंत्री परिषद की बैठक हुई, मंत्री परिषद की बैठक काफी अहम मानी जा रही थी और कई अधिकारी इसमें जुड़े, कई विभाग के जो मंत्री है, जो नेता हैं वो भी जुड़े। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन की बात को उठाया। क्या कुछ खास बातचीत हुई वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए शर्मिला, पहली बार प्रधानमंत्री ने बहुत ही गंभीरता से और गंभीर बात कही है। यदि आप कहें तो उन्होंने अपने मंत्रियों को ये कहा कि आप लाइन में लग कर देखिए कि क्या परेशानी हो रही है। ये किसी भी प्रधानमंत्री के तौर पर ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, किसी भी देश के लिए, किसी भी देशवासियों के लिए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, अपने मंत्रियों को कहना कि आप लाइन में लग कर देखिए। वाकई वैक्सीनेशन में जो परेशानी हो रही है
या परेशानी हो रही थी, उसे प्रधानमंत्री ने महसूस किया है कि क्या दिक्कत है। दूसरी एक चीज और, जब आप इस पूरे मुद्दे पर आते हैं तो जो कोरोना के दूसरी लहर में केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है, उसे एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इसके दो पहलू हैं, एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के सतर्कता, सावधानी, प्रधानमंत्री का अलर्टनेस, दूसरी तरफ जो किरकिरी हुई है उसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी प्रधानमंत्री इसे कंट्रोल करने में लगे हुए हैं कि नहीं, जनता का रुख इस तरफ मोड़ा जाए कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार उनके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित है और गंभीर है। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री परिषद की बैठक में इस बात को गंभीरता से उठाया कि आप वैक्सीनेशन पर जोर दीजिए। 74वां स्वतंत्रता। जी शर्मिला जी, तो वैक्सीनेशन पे जोर देने की बात कही है नरेंद्र मोदी ने, और तीसरी लहर की भी तैयारी को लेकर उन्होंने बातचीत की है। अरुण जी, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों में तीसरी लहर का जो भय है वो खत्म होना चाहिए। देखिए, कोरोना की पहली लहर जब 2020 में आई, उस वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, जिसकी हर किसी ने सराहना की कि नहीं, ये होना चाहिए, प्रधानमंत्री अच्छा एक्शन ले रहे हैं, अच्छा कदम ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं देशवासियों की जान बचाने के लिए। लेकिन जब आप दूसरे लहर की बात करती हैं तो दूसरे लहर में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सबकी किरकिरी हुई। हर जगह मौत का आंकड़ा काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा। लेकिन ये दूसरे लहर की में जो किरकिरी हुई, दूसरे लहर में जो स्थिति गंभीर हो गई पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो प्रधानमंत्री का ये सचेत होना लाजमी भी है और होना भी चाहिए कि नहीं, तीसरी लहर यदि आए तो उसमें ऐसी घटनाएं न हो जिससे जनता का पूरी तरह से भरोसा ही उठ जाए। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए और एक्शन में है कि नहीं, तीसरी लहर का प्रभाव कम से कम दिखे देश पर, देशवासियों पर और देश की स्वास्थ्य प्रभाव तो अरुण जी तब कम दिखेगा ना जब तैयारियां होंगी युद्ध स्तर पर। और अगर वैक्सीनेशन की बात कर ले तो अभी 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन अभी लक्ष्य से दूर है, क्योंकि लक्ष्य 95 करोड़ के करीब है लोगों को वैक्सीनेशन, देशवासियों को वैक्सीनेशन देना है। और वैक्सीन की बात कर ले तो कई ऐसे राज्य हैं, बिहार की ही बात कर ले तो वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी अरुण जी? देखिए, लाजमी ऐसी बात है कि वैक्सीन कम है, लेकिन वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। एक पॉपुलेशन भारत का है, भारत देश की जनसंख्या एक बड़ी है और इस जनसंख्या को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। मैं किसी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, लेकिन स्थितियों को देखकर ये बात कह रहा हूं कि इस बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन देना एक बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार की है, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार रहे। तो इस स्थिति में लेकिन अपने मंत्रियों को जब वो ये बात कहते हैं तो आपको भी पता है कि पीएम की कही हुई हर बात को उनके मंत्री फॉलो करते हैं। यदि वो अपना एक आइकॉन भी बदलते हैं अपने सोशल मीडिया के स्टेटस का, तो हर कोई बदल देता है। तो उनकी बात को मंत्री भी गंभीरता से लेंगे, स्वास्थ्य विभाग भी गंभीरता से लेगा और वैक्सीनेशन के दर को काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश होगी, उम्मीद ऐसी की जा रही है। तो बिल्कुल अरुण जी, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इससे पहले पीएम मोदी ये चाहते हैं कि जो तमाम उनके मंत्री हैं, जो उनके परिषद हैं, लगातार वो इन तमाम मुद्दों को लेकर, कोरोना की तीसरी लहर के संभावित तौर पर आने को लेकर के जितनी भी तैयारियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर करें और किसी तरीके की कमी पीएम मोदी उनकी तरफ से नहीं चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं? जी देखिए, स्थिति ये है कि आप वो मंत्रियों के जरिए संदेश देना चाहते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप वैक्सीनेशन पर जोर दें, क्योंकि वैक्सीन ही है कि लोगों की जान बचा सकती है। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है भारत में वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, लेकिन वैक्सीनेशन उनके हाथ में है। केंद्र सरकार इसे अपने हाथ में ले रखी है वैक्सीनेशन की चाबी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के सभी लोगों को, देशवासियों को वैक्सीन जितनी जल्दी से लग सके। इसलिए वो इस पर विशेष जोर दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में एक लंबा वक्त, एक लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो जाए वो बेहतर है। हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी तो आप एक तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, आपकी मानसिक और फिजिकली दोनों स्थिति स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, आई एम वैक्सीनेटेड, मैं वैक्सीन ले चुका हूं, मैं कोरोना से लड़ने में सक्षम हूं। और ये जो दशा है वो हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर दे रहा है। और इसके लिए अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं,
स्वास्थ्य विभाग को वो कह चुके हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाएं ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल अरुण जी, कहीं- वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सजग हैं और ऐसे में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को निर्देश देना कि आप भी जाइए वैक्सीनेशन सेंटर पर कतार में लगिए और लोगों को देखिए, तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और एक निर्देश दिया है। और तो वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, दूसरा लहर खत्म हो रहा है, तीसरे लहर की संभावनाएं जताई जा रही है, वैक्सीनेशन काफी जरूरी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, देश में कोरोना की बात करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग जा चुकी है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार सजग है, बच्चों को कोई परेशानी ना आए इसलिए बच्चों की वैक्सीन पर काम चल रहा है। और इस बीच सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट को 2 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के दूसरा या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। तो बिल्कुल वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी ना देने की सिफारिश की गई है और सरकारी पैनल ने सीरम को यह बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल, तो एक बड़ा झटका लगा है सीरम को सरकारी पैनल की ओर से। बच्चों पर कोवोवैक्स की ट्रायल की परमिशन नहीं मिली है और ऐसे में अगर पूजा बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा बच्चों पर है। और वो भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो युवा हैं उन्हें वैक्सीनेशन मिल रही है। जो 45 वर्ष के बाद के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन दी जा रही है, बच्चे और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो बच्चों पर ज्यादा मंडरा रहा है। और शर्मिला, ये भी माना जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरे लहर की जो खतरे हैं वो बच्चों पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के ट्रायल को बच्चों पर रोक देना है, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। और जिस तरीके से ये संभावना लगातार बनी हुई है कि बच्चों पर इसको लेकर के ज्यादा खतरा है शर्मिला, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी हो गया है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि कुछ ट्रायल्स हो रहे थे लेकिन फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट को सरकारी पैनल से झटका लगा है। कोवोवैक्स का जो ट्रायल होने वाला था उस ट्रायल को भी रोक दिया गया है और ऐसे में जो बच्चे के अभिभावक हैं या फिर जो बच्चे हैं वो काफी चिंता में होंगे क्योंकि बच्चों के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों का यही आग्रह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाए ताकि बच्चों पर यह खतरा ना मंडरा सके। लेकिन ऐसे में अभी वैक्सीनेशन के ट्रायल को रोक देना एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि कई राज्यों में इसको लेकर के ट्रायल भी किए जा रहे थे लेकिन अब ये मसले सामने आने लगे हैं कि ट्रायल को रोक दिया गया है और लगातार जिस तरीके से खतरा बच्चों पर बना हुआ है ऐसे में जल्द से जल्द उनके टीकाकरण की अभी जो अभियान है वो भी जल्द शुरू करनी होगी। टीकाकरण के अभियान की जरूरत है और अब देखना यह है कि अब इस पर क्या नया फैसला आता है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का दिल्ली में निधन हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार थे। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार की रात लगभग 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं 50 साल के थे और लीवर की बीमारी से वो पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद त्रिपाठी के असमय निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो पूर्व लोकसभा सांसद का निधन हो गया। बता दें कि लीवर की बीमारी से पीड़ित थे लोकसभा सांसद और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो बता दें कि पूर्व सांसद के निधन से एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, जितने भी राजनीतिक गलियारे के बड़े नेता हैं सब ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि लीवर की बीमारी से ग्रसित थे पूर्व सांसद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि अब वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के बाद ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और ईवीएम को ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। तो नए सरकारी भवनों में अब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया गया है।
तो लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और ये निर्देश दिया गया है कि अब वर्तमान मुखिया के घर के महज 100 मीटर के बाद ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा और नए सरकारी भवनों में भी बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। तो शर्मिला, लगातार जो चुनाव आयोग है वो इसको लेकर के तैयारी कर रही है और जैसे कि तारीखों का भी अब लगभग ऐलान हो चुका है और 5 जुलाई तक सभी डिटेल मांगे गए हैं। ईवीएम जो खराब है उनको भी ठीक कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल पूजा, राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पे तमाम तैयारियों को कर रहा है और ऐसे में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव बिहार में हो जाना भी आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं, बाधित तो नहीं है लेकिन एक समय सीमा होती है और समय सीमा पार हो चुका है। ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव होना अति आवश्यक है। बात करें अगर राज्य निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है और जल्द से जल्द बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी को एक नई जानकारी देने वाला है राज्य निर्वाचन आयोग। नए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि इन निर्देशों का कितना पालन होता है। कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी। जैसे कि कोरोना काल भी चल रहा है और कई जिलों में शर्मिला बाढ़ की भी जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में चुनाव आयोग पर ये भी एक दबाव है कि ऐसी स्थिति में उन्हें चुनाव करवाना है। तो तैयारियां जो है वो बेहद बड़े पैमाने पर करनी होगी ताकि लोग सुरक्षित भी महसूस करें और पोलिंग बूथ पर आकर वोट भी डालें। बिल्कुल। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जून के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। इनमें 18 जिला शिक्षा पदाधिकारी, 5 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेत शिक्षा सेवा के 44 और अवर शिक्षा सेवा के 277 अधिकारी भी हैं। वहीं आपको बता दें कि 17 भूमि सुधार उप समाहर्ता और 183 अंचल अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 12 सिविल सर्जनों समेत 179 डॉक्टरों सहित कई विभागों में 1500 से अधिक सरकारी पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं इनमें से कई को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो बिल्कुल महीने के आखिर में बिहार सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है और विभिन्न विभागों के बड़े पदों पर ये स्थानांतरण किया गया है। जून के आखिरी दिन यानी कि 30 तारीख को बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है और 18 जिला शिक्षा पदाधिकारी, 5 क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेत जो बड़े अधिकारी हैं उनका जो तबादला है वो किया गया है। तो महज ये शर्मिला सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से अभी जरूरत है शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर काम करने की, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा विभाग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जो छात्र हैं वो शिक्षा विभाग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से अभी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की जरूरत है। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं शर्मिला जिसको लेकर के बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल। और जून की आखिरी तारीख थी, उस दिन एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तबादले किए गए हैं शिक्षा विभाग के भी, कई लोगों के, कई पदाधिकारियों के तबादले हुए हैं। शिक्षा सेवा के 44 और अवर शिक्षा सेवा के 277 अधिकारी भी हैं, जिसमें 17 भूमि सुधार उप समाहर्ता और 183 अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। तो तबादले किए गए हैं और इसके अलावा 12 सिविल सर्जन समेत 179 डॉक्टरों सहित कई विभागों में 1500 से अधिक सरकारी पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, शिक्षा विभाग की बात कर ले, तो तमाम जो विभाग है वहां पे तबादले किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा और ऐसे में जून के आखिरी तारीख में एक बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के मौसम की। बिहार में इस साल झमाझम बारिश हो रही है। जून के 30 दिनों में ही 339.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 119% अधिक है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून का सत्र माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है।
तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और इस बार लगातार बारिश को लेकर के मौसम विभाग बता रही है कि झमाझम बारिश हो रही है और जून के तीसरे दिनों भी 339.5 mm बारिश हुई है और सामान्य से ये 119 बिल्कुल पूजा। और ऐसे में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून का मौसम चल रहा है और ऐसे में कई ऐसे बिहार के इलाके हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिहार में कई सीमांचल अगर क्षेत्रों की बात कर ले तो वहां पर गोपालगंज की बात कर ले तो वहां पर कोसी की बात, सहरसा की बात कर ले तो वहां के कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल शर्मिला, लोगों को परेशानी बिल्कुल। और कई ऐसे गांव की अगर बात कर ले तो वहां का तटबंध टूट गया है और तटबंध टूटने से जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जो मुख्य मार्ग है उनसे उनका संपर्क टूट गया है और अगर देखें तो कई गांव के जो लोग हैं उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि कम से कम नाव की व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो मुख्य मार्ग है उनसे उनका संपर्क बना रहे। बिल्कुल, नाव की व्यवस्था की जाए, राशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस तरह से जो स्थिति है कई इलाकों में लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन से लोग लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि कोई व्यवस्था की जाए ताकि लोग वहां पे अपनी जिंदगी चैन से गुजार सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि